गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष है। टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। और महाराष्ट्र एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फॉर द जीएसटी, इनका एक जजमेंट आया है मेंबरशिप फीस के लिए। क्लब मेंबरशिप फीस के लिए आया है कि जीएसटी उस पर आएगा कि नहीं आएगा। इसके जो रूलिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनका नाम है एप्लीकेटर है रोटरी क्लब ऑफ मुंबई क्वींस नेकलेस। इन्होंने फैब 2019 में ही अप्लाई किया था एडवांस रूलिंग के लिए कि जो इनको मेंबरशिप फीस मिलता है मेंबर से वो टैक्सेबल होएगा कि नहीं होएगा। एंड अदर थिंग इज कि अगर उनको ये जो मेंबरशिप फीस है वो अगर जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होता है, उसको जीएसटी आता है, तो फिर वो केसेस में जो वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज मेंबर्स के लिए या फिर जो एक्सपेंस खर्चे करते हैं मेंबर्स के लिए, तो उसका जो जीएसटी है, इनपुट क्रेडिट है, वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसके लिए उन्होंने एडवांस रूलिंग लिया था, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया था फैब 2019 में। वो फर्स्ट जो डिसीजन आया एप्लेट फॉर एडवांस रूलिंग का, वो डिसीजन ऐसा आया था कि जो मेंबरशिप फीस कलेक्ट कर रहे हैं वो होगा टैक्सेबल, एंड जो एक्सपेंसेस करते हैं उसमें वो एक्सपेंसेस जो बैंकेट एंड कैटरिंग सर्विसेज के जो एक्सपेंसेस है जो कि ऑलरेडी ब्लॉक क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ मुंबई क्वींस नेकलेस ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड इंडिविजुअल ऑफ एसोसिएशन है। तो इन्होंने, इनका कंटेंशन ऐसा था कि जो मैं मेंबरशिप फीस कलेक्ट करता हूँ, वो मेंबरशिप फीस जो कलेक्ट करता हूँ वो किसी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज नहीं करता, और वो जो मेंबर्स के मीटिंग्स होते हैं या फिर मेंबर्स के रिगार्डिंग जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर ही मैं खर्चा करता हूँ। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम इस पे आता नहीं है। सो इसके कारण मुझे आइदर जो मेंबरशिप फीस ले रहा हूँ उस पर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, या फिर अगर लग रहा है तो मैं जो उसके अगेंस्ट में जो खर्चे कर रहा हूँ उसको जीएसटी क्रेडिट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट रूलिंग जो आया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, वो 30 अप्रैल 2019 को आया, जो कि एपलेट के अगेंस्ट में आया, और ये था कि जो मेंबरशिप फीस है वो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और वो कैटरिंग एंड बैंकेट सर्विसेज पे जीएसटी क्लेम भी नहीं कर सकते। तो ये एग्रीड हुए, एंड देन इन्होंने एपलेट अथॉरिटी में अपील किया, और इनका ग्राउंड वही था कि मुझे ये टैक्स नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं ये पूरा जजमेंट क्या है और क्या डिसीजंस आया है, इनके केस ऑफ फैक्ट्स क्या है। सी हियर, ये एपलेट नेम, ये वर्ली मुंबई में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अपील फाइल किया है, ये अपील नंबर AR-15/1920 डेटेड 8/8/2019 अगेंस्ट जो एडवांस रूलिंग इनका ऑलरेडी आया है, जीएसटी नंबर 118/1819 B46 डेटेड 30 अप्रैल 2019। तो ये जो एडवांस रूलिंग में जो जजमेंट आया है, रूलिंग आया है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपील फाइल किया है बिफोर एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अभी नीचे देखते हैं ये प्रोसीडिंग। ये पूरा जजमेंट 26 पेजेस का है, तो मैं सारे 1 to 1 तो बताऊंगा नहीं, बट बेसिक जो मेन थीम है इसका, जो जजमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। The present appeal has been filed under Section 100 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 and the MGST Act 2017। तो ये जो अपील फाइल किया है अंडर सेक्शन 100 फाइल किया है, जो कि एपलेट अथॉरिटी के बिफोर एपलेट अथॉरिटी होता है, filed by the Rotary Club of Mumbai against the advance ruling number this dated 38 अप्रैल। अभी इन्होंने जो फाइल किया ये ब्रीफ ऑफ फैक्ट्स है। ब्रीफ ऑफ फैक्ट्स के अंदर ये रोटरी क्लब के बारे में बता रहे हैं कि इनको ऑलरेडी एक रूलिंग आया, उसे एग्रीड हो गए, और एग्रीड होके इन्होंने अपील फाइल किया एपलेट अथॉरिटी के पास। नाउ उनके पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है। इनका बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे कि कितने सारे इनके ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ पे,
ये एफिलिएटेड है इसे रॉयल इंटरनेशनल से। इनका वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस है, वर्ल्ड वाइड मीटिंग अरेंज करते हैं एंड ऑल। तो फर्स्ट इन्होंने एक ब्रीफ दिया है इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देन इन्होंने कुछ जो इनको इनकम आते हैं, जो पैसे इनके रिसीट्स आते हैं या फिर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके बारे में, फंक्शनलिटी के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या क्या ये फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं ये। तो इन्होंने बताया एक्सचेंज डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, bring together dedicated individuals to bring exchange ideas, build relationship, take actions। तो and other is यहाँ पे है रॉयल्टी क्लब वर्ल्ड वाइड बाय कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल प्रोग्राम कैंपेन एंड इनिशिएटिव्स। तो ये वर्ल्ड वाइड कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये सब इन्होंने इनका जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में बताया इन्होंने। देन इनको ये क्या प्रमोट करते हैं उसके बारे में इन्होंने दिया है। एथलेट वर्क विद द रोटरी फाउंडेशंस। जो एथलेट है वो रोटरी फाउंडेशन के साथ काम करते हैं और टू प्रमोट द पीस, फाइट डिसीजेस, प्रोवाइड क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, हाइजीन। तो इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं, मतलब पीस को प्रमोट करते हैं, डिसीजेस फाइट करने के लिए काम करते हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड करने के लिए, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के लिए काम करते हैं, मदर एंड चिल्ड्रन सेफ के लिए काम करते हैं, सपोर्ट एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। तो ये सब पर्पस है उनका। इनका पर्पस है इंटीग्रिटी, एडवांस एंड अंडरस्टैंडिंग द गुडविल एंड पीस थ्रू द फॉलोइंग द लीडरशिप। तो ये बेसिक उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया है यहाँ पे मिलने। इनको जो फीस आता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि हाफ ईयरली क्वार्टरली फीस आता है, एक वन टाइम एडमिशन फीस होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। देन ये बोल रहे हैं जो उनका फीस आता है, बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो वो फीस आता है उनका, तो उसका वो खर्चे करते हैं मेंबर्स के लिए ही। मीटिंग एक्सपेंस, जो मीटिंग्स होते हैं मेंबर्स के, उसके ऊपर खर्च होते हैं। जो सेक्रेटरीज वगैरह है उनके लिए खर्च होते हैं, उनके फीस में जाते हैं। या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो खर्चे होते हैं, लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड ऑडिट फीस। ये सब पे करने के लिए जो भी मेंबरशिप वो फीस कलेक्ट करते हैं मेंबर से, वो इन सब चीज़ों में खर्च होते हैं। नाउ तो बेसिकली ये उन्होंने जो अपील फाइल किया है एपीलेट अथॉरिटी के पास, तो उसमें ये सब ग्राउंड्स है उनके। सी आप देखेंगे, ये मैं 26 पेजेस 1 to 1 तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्होंने सेम क्वेश्चंस एपीलेट अथॉरिटी से भी पूछा है कि मेरा अगर, पहले तो इन्होंने ये पूछा कि मेंबरशिप फीस पे जीएसटी आना ही नहीं चाहिए, और दूसरा अगर आता है तो जो मैं खर्चे करता हूँ पैसे का मेंबर्स के लिए, वो खर्चे पे मुझे इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए। बाद में इन्होंने जो ग्राउंड्स लिए हैं वो अपील के ग्राउंड्स, वो बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे कोर्ट्स के, इवन सुप्रीम कोर्ट्स के ऐसे डिसीजंस आए हुए हैं, और वो सब यहाँ पे इन्होंने उन सब का रेफरेंस लिया है कि इसके बेसिस पे कंसीडर नहीं, बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर जो जो कंट्रीब्यूटर है, जो पैसे दे रहे हैं, यानी मेंबर अगर मेंबरशिप फीस दे रहे हैं और वो जो फीस दे रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए ही खर्च हो रहा है, तो उस केसेस में ये सप्लाई कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई तभी माना जाएगा, या कोई भी चीज़ें टैक्सेबल तभी होगी कोई सप्लाई, जब एक डिस्टिंक्ट पर्सन को दूसरे पर्सन को सप्लाई करेंगे गुड्स या सर्विसेज, उन केसेस में। अब ये बोल रहे हैं इनका कंटेंशन ग्राउंड ये है कि मेरे केस में मेरा जो पैसा आता है, मेरा पैसा आता है जो मेंबर से, वो मैं मेंबर्स के ऊपर ही खर्च करता हूँ, कोई एडिशनल उस पर उससे कुछ कोई एडिशनल बेनिफिट्स आता नहीं है। तो ये ग्राउंड लेके इन्होंने फाइल किया है एपीलेट अथॉरिटी के पास। फर्स्ट ग्राउंड था कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए, एंड सेकेंड ग्राउंड उनका था इसके लिए कि अगर उसको जीएसटी लगता है तो इनपुट क्रेडिट भी मिलना चाहिए। तो एडिशनल एपीलेट
additional submission dated 4/11/2009. Applet additional submission dated 4/11/2019. 4/11/19 को additional submissions applet authority ने किया है. First, taxability of contribution received by the club from its member. First ground था इनका. Applet reiterates the submission made on page number 720. ये जो इनका डिसीजंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Issue the taxability of contributory of Honorable Supreme Court. यहाँ पे जो जजमेंट दिया है एपलेट ट्रिब्यूनल से, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सेल टैक्स में, उसका रेफरेंस लिया है कि जो पैसे खर्च करते हैं क्लब्स में, जो पैसे लगाते हैं मेंबर्स, और वो उसका कंजम्पशन खुद ही करते हैं, अगर गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनका कंजम्पशन खुद ही करते हैं, तो फिर वो केसेस में ये सप्लाई नहीं माना जाता या फिर ये टैक्सेबल नहीं माना जाता, उस केसेस में टैक्स नहीं आता है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, तो उसका रेफरेंस लिया है एपलेट अथॉरिटी ने भी. देन अगेन सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है यहाँ पे. सर्विसेज बाय ए मेंबर क्लब टू इट्स मेंबर अमाउंट टू द सर्विस टू सेल्फ एंड वुड नॉट क्वालिफाई एज अ सर्विस दैट अट्रैक्ट टैक्स. तो बोल रहे हैं कि इनका जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था सर्विस टैक्स के केस में, कि अगर मेंबर सर्विसेज बाय द मेंबर टू द क्लब अमाउंटिंग टू द सर्विस टू सेल्फ, मतलब खुद को सर्विस देना है और ये सर्विस टैक्स के लिए अट्रैक्ट नहीं होता है, तो इनका रेफरेंस लिया इन्होंने यहाँ पे. देन नीचे जाते हैं. फॉलोइंग द रेशियो ऑफ जजमेंट इट कैन बी स्ट्रांगली हेल्ड दैट, तो बेस्ड ऑन ऊपर उन्होंने जो रेफरेंसेस लिए हैं उनके बेसिस पे बोल रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द incorporated entities to the member will not be taxable, and supply of services by the unincorporated entities to its member will not be taxable. तो ये कंटेंशंस है इनको. देन नीचे देख लेते हैं डिसीजंस क्या है. Hence, in absence of any mechanism to treat the applet and its member as separate person, the said services does not tantamount supply. वो अगर सेपरेट सेम चीजें है कि अगर सेपरेट पर्सन नहीं है तो वो सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे. सेकेंड ग्राउंड है ये एप्लीकेंट का. देन रिस्पॉन्स सबमिशन डेटेड 4/11/19. नाउ इधर से ये जो जजमेंट है इनका एपलेट्स अथॉरिटी का, वो स्टार्ट होता है. इंस्टेड केस इन रॉयल्टी क्लब मुंबई क्वींस नेकलेस हैज रेज्ड 2 क्वेश्चंस. इन्होंने ये ब्रीफ किया कि 2 क्वेश्चंस रेज किए. फर्स्ट उनको टैक्स एप्लीकेबिलिटी के लिए, तो टैक्स एप्लीकेबिलिटी के लिए बोल रहे हैं जो सबमिशन किया था रोटरी क्लब ने, उसके बेसिस पे इनके अंदर इनका जो बाईलॉज है, बाईलॉज के अंदर लिखा है कि ये सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं. However, Mrs. Rotary Club of Mumbai Queen Necklace have not submitted the copy of the Article 13 Section 7 in their application. क्योंकि बाईलॉज के जो ये सेक्शंस है वो उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं, और उनके अंदर जो उनका जो वर्क था, क्या क्या काम करते उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उन्होंने जो एपलेट है उन्होंने सबमिट नहीं किया था. तो जो एपलेट अथॉरिटी है, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थे, तो वो इंटरनेट के थ्रू इन चीज़ों की जानकारी ली कि वो क्या क्या सर्विसेज, जो एथलेट है रोटरी क्लब, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो फर्स्ट उन्होंने देखा कि वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक फाइटिंग ऑफ डिसीजेस, एजुकेशन के तौर काम करते हैं, जो कि उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया. तो वो उन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं. बाद में वो प्रोफेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं. उनको ये नेट के थ्रू ऐसा मालूम पड़ा. रोटरी क्लब इनवाइट्स इमिनेंट पर्सनैलिटी फॉर द गेस्ट लेक्चर्स एंड गाइडेंस फॉर द मेंबर्स. तो वो इमिनेंट पर्सनैलिटी को इनवाइट करते हैं जो इनके जो मेंबर्स हैं उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे उसके लिए. एंड अदर देन दिस वो कुछ ऐसे मीटिंग्स वगैरह करते हैं जिससे उनको बेनिफिट होता है. वो कुछ चार्ज करते हैं. लाइक यहाँ पे अगर देखेंगे, इट इज ऑल्सो सेड दैट द रोटरी क्लब membership allow member to sit to the next to the people with whom he she may
हैव टू पे $250 एन आवर, पर आवर उनको $250 पे करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे मीट्स अरेंज करते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है दिस क्लियरली शो दैट देयर इज अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व। तो वो जो डिसीजंस उनका जो बाय लॉज पर है, जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देके एथलेटिक्स अथॉरिटी ने, तो उसके ऊपर ये क्या देख रहे हैं कि वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड तो करते ही है, बट वो सोशल सर्विसेज के अलावा भी कुछ ऐसे मीट्स वगैरह करते हैं जिससे उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स हो, और वो उसको कंसीडर कर सकते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। Then it further appears that the Rotary Global Rewards, wherein the members get the several benefits. ये Rotary Global Rewards से वो बहुत सारे benefits मिलते हैं क्योंकि इसे एफिलिएट्स है ये। वे बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो सेम ग्रुप्स के कंपनीज है। डिस्काउंट्स ऑन व्हीकल रेंटल, होटल्स, डाइनिंग एंड मोर, बहुत ये सब बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स मिलते हैं। It also facilitates gathering of the professional and the expert locally and globally to enhance their contacts for the furtherance of their business. वो बाद में ऐसा भी उनको मालूम पड़ता है कि वो गैदर करते हैं प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स आइदर लोकली और ग्लोबली, उनका कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को इन्हांस करने के लिए। तो ये भी कंसीडर किया जाएगा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। द एक्टिविटी कैन नॉट बी कैटेगराइज एज द कम्युनिटी सर्विस, रादर इट इंडिकेट द टुवर्ड्स द फर्दरेंस ऑफ वंस ओन कॉज। मतलब ये बेसिकली बोल रहे हैं ये जो अपना बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो बढ़ाने का बोल रहे हैं, तो वो उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही कंसीडर करेंगे। नाउ it appears that Rotary Club charges fees to admit the person as their member, which is not used for any social cause. तो ये बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स को एडमिट करते हैं उसे जो फीस चार्ज करता है, which is not used for any social cause, the same can be seen from the balance sheet submitted by the Rotary Club of Mumbai Club. There are no fund used for the social cause. तो उन फंड से कोई सोशल काम नहीं किया गया था जो कि फीस लिए गए थे उसके मेंबर्स के एडमिशन के लिए। On the contrary, from the tax invoice based on the schedule of the balance sheet attached to the application list, it is observed that the Messrs. Royalty Club of Mumbai Queen's Necklace has arranged the spouse events and the spouse night expenses, which clearly amounts to receive to recreational activity. Hence it falls under TaxNet. तो वो बोल रहे हैं कि जो एडमिशन फीस आए हैं, एडमिशन चार्जेस जो आए हैं क्लब के, वो किसी सोशल वर्क के लिए खर्चे नहीं किए गए हैं, वो रिक्रिएशनल चीज़ों के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है उन्होंने, उस पर खर्च किए, जैसे कि स्पाउस इवेंट्स एंड स्पाउस नाइट एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों पे खर्चे किए गए हैं। तो इससे क्लियरली ये मालूम पड़ता है कि उनके जो एक्सपेंसेस है, वो जो खर्चे कर रहे हैं, वो टैक्सेबल होंगे, टैक्स रेट के अंदर आएंगे। Hence, ongoing thought through the above information, it appears that the club and the association does not provide only social services as NGO, but also have other furtherance relating to the personal functions, which clearly amount to furtherance of business. So, on the basis of all these, जो एपलेट अथॉरिटी है ऐसा ये डिसीजन में पहुंचते हैं, कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये सिर्फ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते रोटरी क्लब, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी काम करते हैं। Now, in lieu of consideration received as a membership fees, admission fees and subscription are taxable as the supply of service under GST. So, prima facie, there's appear a levy of GST on the above said issues. तो prima facie बोल रहे हैं कि जो वो दोनों भी इनका है, सोशल सर्विसेज के लिए भी काम करते हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी काम करते हैं। जैसा उन्होंने कंटेंशन रखा था कि मैंने पूरा का पूरा जो पैसे आते हैं वो सिर्फ मीटिंग्स वगैरह के लिए खर्च करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनके मीटिंग्स वगैरह के लिए। तो ऐसा एक्चुअली है नहीं, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करते हैं। तो प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि जो उनके मेंबरशिप फीस है उस पर जीएसटी आना चाहिए। फर्दर क्या है इनका डिसीजंस? इफ रिसीप्ट्स आर लायबल फॉर टू द जीएसटी, कैन द क्लब क्लेम इनटू क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड। तो फर्स्ट सिनेरियो में जो एपलेट अथॉरिटी है उनको ऐसा लग रहा है कि जो मेंबरशिप फीस है उनका, जो भी मेंबरशिप फीस है क्लब का, उस पर जीएसटी आना चाहिए, बिकॉज
वो दोनों भी पर्पस के लिए उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बट अगर वो डिसाइड करते हैं कि इसमें जीएसटी आना चाहिए, तो सेकंड क्वेश्चन है एप्लेट का कि अगर मेरे मेंबरशिप फीस पे जीएसटी आ रहा है तो जो इनपुट क्रेडिट उसके लिए इनपुट क्रेडिट्स भी उनको मिलना चाहिए। बैंक्वेट्स पे क्रेडिट उसके लिए इनपुट क्रेडिट्स भी उनको मिलना चाहिए बैंक्वेट्स पे या फिर कैटरिंग सर्विसेज पे, जो कि मेंबर्स के लिए या मीटिंग के लिए या वेरियस इवेंट्स के लिए रखे जाते हैं। इन दिस रिगार्ड इट अपीयर्स दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 मेंशन अबव द वेरियस सिचुएशंस वेयरइन आईटीसी कैन नॉट बी अवेल। तो जीएसटी के अंदर ऐसा प्रोविजंस है सेक्शन 17 5B कि वो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। सेक्शन 16(1) 18(1) तो यहाँ पे है कि ये फूड्स एंड बेवरेजेस है या फिर कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी ब्लॉक्ड है कि इन सब चीज़ों पे जीएसटी क्रेडिट नहीं ले सकते। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट क्रेडिट इन दिस रिस्पेक्ट सच गुड्स बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर द इनपुट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग सच आउटपुट सप्लाई फॉर द सेम। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, बट ये वहाँ पे रहती है इसकी टैक्स क्रेडिट उन केसेस में मिलते हैं जहाँ पे वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक कैटरिंग सर्विसेज में वो कैटरिंग की चीज़ें खरीदते हैं और वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये व्हीकल के केस में अगर वो रहता है कि अगर व्हीकल्स का वो इनपुट क्रेडिट लेते हैं फिर वो सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो केसेस में इन सब चीज़ों का आईटीसी मिलता है। अदरवाइज ये सब ब्लॉक क्रेडिट में आता है, इसका क्रेडिट नहीं मिलता। Now, membership of club, health and fitness center, ये सब कंपोजिट सप्लाई फर्स्ट उन्होंने बोला इन सब चीज़ों पे नहीं मिलता है, और सेकेंड ये मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस, ये सब चीज़ों का आईटीसी नहीं मिलता है। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज ऑन वैकेशंस देन अगेन ये ब्लॉक क्रेडिट में आता है। नाउ डिस्कशन एंड फाइंडिंग हियर बोथ द पार्टीज, ये जो एपलेट अथॉरिटी है उनका कंक्लूजन है, डिसीजन है। वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द एंटायर केस रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द एआर। तो जो पहले का एआर का एपलेट ऑफ एडवांस रूलिंग था, उनका भी इन्होंने रूलिंग पढ़ा। एंड ऑन पर्सोल ऑफ द एंटायर केस रिकॉर्ड, the moot issue in the present case is whether the membership fees is taxable or not. In the other word, whether the transaction between the appellate and its member can be construed as supply as the envisaged under section 7 of the CGST or otherwise. तो basically ये बोल रहे हैं कि on the basis of that above conclusions ये बोल रहे हैं कि उनको जीएसटी आएगा कि नहीं, या फिर इन अदर वर्ड्स बोल रहे हैं कि जो एपलेट है और एपलेट्स का मेंबर दोनों एपलेट्स और एपलेट्स के मेंबर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सप्लाई कंसीडर होगा कि नहीं। नाउ एट द आउटसेट वी वुड लाइक टू डिस्कस द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ सप्लाई का रेफरेंस लिया है इन्होंने एपलेट अथॉरिटी ने भी। फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल्स agreed to be made for a consideration by a person in course of furtherance of business। तो ये उन्होंने ये definitions का reference लिया है। Thus, on pursuit of the aforesaid definition for the supply, it reveals that for any activity transaction qualified as supply, same should be undertaken in course of furtherance of business। तो इन सब चीज़ों में जो भी रहेगी या फिर उनके furtherance of business के लिए कोई भी ऐसे transactions होते हैं तो उनको फिर सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। Now before applying the above condition, ये बोल रहे हैं कि before applying ये definition अप्लाई करने से पहले वो बिजनेस का डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर है वो उसको रिप्रोड्यूस किया यहाँ पे कि बिजनेस इंक्लूड्स प्रोविजन बाय द क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर द सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स कस्टमर। बेसिकली क्या है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस का जो डेफिनेशन है उसके अंदर वन ऑफ द पॉइंट ये है कि जो
क्लब वगैरह जो सर्विसेज देते हैं या फिर फैसिलिटी देते हैं बेनिफिट को इसके मेंबर्स को, वो भी इंक्लूड्स होता है बिजनेस के मीनिंग के अंदर. In the instant case, it has been submitted by the applicant that the entire subscription membership amount collected by the applicant from its member is utilized solely towards the expenditure incurred in the meeting communications and the other administrative expense like. तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो एप्लेट ने बोला है कि जो भी रिसीट्स आते हैं मेंबर्स के पास से, वो उनके ऊपर ही खर्चे होते हैं मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, स्टेशनरी के लिए, या फिर अदर थिंग कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या फिर बेनिफिट्स के लिए खर्च नहीं, इन्वेस्ट नहीं किए जाते. दे हैव categorically submitted that they do not provide any facility or benefit to any of its member against the said subscription or the membership fees. तो ये उनके कंटेंशन को बता रहे हैं कि उनका कंटेंशन ये है कि वो मेंबर्स को कोई दूसरा बेनिफिट या फैसिलिटी नहीं देते. They further submitted that the object of the applicant club is to promote the peace, fight diseases, clean water, sanitization, hygiene, support, education, etc. Further, they also have furnished a financial statement pertaining to the year 16-17 and 17-18 का जो एप्लेट्स है उन्होंने बैलेंस शीट दिए थे, जिससे कि मालूम पड़ता है कि जो सारे के सारे अमाउंट्स जो मेंबर्स से आए हैं, मेंबरशिप फीस या एडमिशन फीस जो कलेक्ट किए हैं क्लब ने, collected by the applicant is almost spent towards the meeting and administrative expense of the applicant, meeting and expenditures of the applicant. तो जो भी जो फीस वगैरह या एडमिशन फीस आए हैं वो ऑलमोस्ट खर्चे जो किए गए हैं वो इसके लिए मीटिंग्स वगैरह या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए खर्च किए गए हैं. किसी दूसरे बेनिफिट के लिए वो पैसे एडमिशन फीस खर्च नहीं किए गए. Thus, on pursuit of the above submission and the financial statement, it is observed that the applicant is not providing any specific facilities or the benefit to its member against the membership subscription charge rate and the entire subscription amount towards the meeting expenditure only. They conclude that the applicant is not doing any business initiated under section 217. तो बेसिकली यहाँ पे जो कंक्लूड किया एप्लेट अथॉरिटी ने वो ऐसा किया है इन्होंने कि जो मेंबरशिप फीस आते हैं वो फीस किसी दूसरे एक्सटेंडेड बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते उसे मेंबर्स को. वो जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए ही उनके मोस्ट ऑफ मेंबरशिप फीस खर्च होते हैं. तो इन्होंने ऐसा बोला कि ये जो डेफिनेशन है बिजनेस का 217 के अंदर, उसके अंदर फॉल नहीं होता है ये जो ट्रांजेक्शन है. नाउ वंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द एप्लेट इज नॉट डूइंग ए बिजनेस, it can be deduced that the activities carried out by the applicant would not come under the scope of supply. तो फर्स्ट थिंग उन्होंने कैसा डिटरमाइन किया, एप्लेट अथॉरिटी ने फर्स्ट रेफरेंस लिया था सप्लाई का, और सप्लाई के अंदर वो इंक्लूड्स होते थे कि जो क्लब जो सर्विस प्रोवाइड करता है मेंबर्स को वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है. बाद में इन्होंने बोला कि जो मेंबरशिप फीस आ रहे हैं वो मोस्टली खर्च हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कोई एक्सटेंडेड बेनिफिट इसको मिल नहीं रहा है, मेंबर्स को मिल नहीं रहा है, तो वो बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 217. और सेकेंडली ये बोल रहे हैं कि अगर ये बिजनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो अगर बिजनेस ही कंसीडर नहीं है तो ये सप्लाई भी कंसीडर नहीं होगा. देन ऑन कॉन्ट्रेरी इफ वी होल्ड दैट इम्पिंग एक्टिविटी applicant to the supply, then the membership fees collected by the applicant, which is purely in nature of reimbursement of the expenses, reimbursement for the meeting and administrative expenses incurred by the applicant to sustain and propagate their inherent program, would be subject to the double taxation. बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एप्लेट है, एप्लेट कोई बिजनेस नहीं कर रहा, एप्लेट कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो कोई सप्लाई भी नहीं कर रहा, सप्लाई भी नहीं कर रहा तो वो जो खर्चे कर रहा है जो भी एप्लेट है क्लब है वो जो खर्चे कर रहे हैं वो मेंबर्स के बिहाफ में करे, क्योंकि वो मेंबर से पैसा लेके मेंबर के लिए खर्च कर रहा है तो वो मेंबर के बिहाफ में कर रहा है. और ये जस्ट एक रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है कि मेंबर्स के बिहाफ में खर्चे किए और उसका वो पैसे ले रहा है. तो इसको उन्होंने कंसीडर किया कि ये रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है.
और दूसरी चीजें ये कंसीडर कर रहा है कि ये रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, तो जो इनपुट क्रेडिट मीन्स जो उन्होंने खर्चे किए हैं उसमें उन्होंने ऑलरेडी जीएसटी भर दिया है। लाइक उन्होंने कैटरिंग सर्विस के लिए जो बिल पे किया रहेगा वो बिल पे ऑलरेडी जीएसटी आया रहेगा और वो जीएसटी गवर्नमेंट को गया। और ये जो कैटरिंग का एक्सपेंसेस जो एथलेट ने पे किया, क्लब ने पे किया, वो बिल पे ऑलरेडी जीएसटी आया रहेगा और वो जीएसटी गवर्नमेंट को गया। और ये जो कैटरिंग का एक्सपेंसेस जो एथलेट ने पे किया, क्लब ने पे किया, वो किसके बिहाफ में किया? वो तो कोई क्लब तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो तो जस्ट मेंबर के बिहाफ में पे किया है। तो फर्स्ट उनके बिल में पे किया। दूसरा, अगर मेंबरशिप फीस के ऊपर भी अगर जीएसटी लगता है तो फिर ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी पे कर रहा है और मेंबरशिप फीस ले रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी पे कर रहा है। तो ये जो एपलेट अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा अगर मेंबरशिप फीस के ऊपर जीएसटी लगाया गया तो। सिंस इट हैज बीन held herein above that impending activities of the appellant will not be construed as supply, question regarding the availment of ITC on the input credits like the catering services, banquets, etc. does not arise. तो उन्होंने बोला कि अगर उनके जो वो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे, जब जो एथलेट है यानी जो क्लब है रॉयल्टी क्लब, वो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे तो उनको इनपुट क्रेडिट लेने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं करता। जब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जीएसटी पे नहीं कर रहे तो फिर जीएसटी लेने की तो बात ही नहीं। नेक्स्ट, इन व्यू ऑफ द above discussion and the finding, we set aside the ruling pronounced by the AAR and pass the following ruling. तो on the basis of all these conclusions, appellate authority ये डिसीजन पे पहुंचे कि जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर पास किया था कि मेंबरशिप फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज होएगा और आईटीसी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, वो डिसीजन को इन्होंने सेट असाइड किया और एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऐसा ऑर्डर पास किया, वी हियर बाय होल्ड दैट द अमाउंट कलेक्टेड एज अ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एंड एडमिशंस फीस फ्रॉम द मेंबर इज नॉट लायबल फॉर द जीएसटी एट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेंबरशिप फीस कलेक्ट करेंगे इन केसेस में उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस उसको नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, और क्योंकि बिजनेस नहीं है तो इस पे जीएसटी जो मेंबरशिप फीस आ रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा, और क्योंकि ये बिजनेस नहीं है तो इनपुट क्रेडिट लेने की तो बात ही नहीं होती है। जब बिजनेस करेंगे वहां पे इनपुट क्रेडिट लेते हैं। तो ये था जजमेंट महाराष्ट्र एपलेट अथॉरिटी का। Thank you for your time. I hope this video is helpful for you. Share this video, subscribe my channel.